तेईस जुलाई को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। इस मौके पर देश के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्हें साल 1916 में कांग्रेस के दो धड़ों नरम दल और गरम दल के बीच समझौता कराने के लिए जाना जाता है। अप्रैल 1916 में ही उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। गौरतलब है कि होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूल तौर पर एनी बेसेंट की थी, जहां बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार था, वहीं शेष भारत एनी बेसेंट के कार्यक्षेत्र में था। वे पहले ऐसे राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं जिन्होंने जनता से नजदीक का संबंध बनाने का प्रयास किया। इस मामले में वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबारों की शुरुआत की। उनकी प्रमुख पुस्तकों में द आर्कटिक होम इन द वेदास शामिल है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एकता लाने के लिए प्रतीक के तौर पर गणेश और शिवाजी उत्सव को बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर सेडिशन के चार्जेस लगाए, जिसके लिए उन्हें वर्तमान म्यांमार की मांडले जेल में 6 साल की सजा काटनी पड़ी थी। यहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। ग्रीस के आइलैंड रूट्स में वाइल्ड फायर के चलते पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को वहां से बाहर निकाला गया है। ग्रीस अथॉरिटीज के मुताबिक ये वहां हुए अब तक के इवैक्यूएशन यानी निकासी में सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अभी तक हासिल खबर के मुताबिक कोई कैजुअल्टी दर्ज नहीं की गई है। ग्रीस यूरोप का दक्षिणतम देश है। इसका आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। ग्रीस की तटरेखा यूरोप में सबसे लंबी है। ग्रीस के पूर्व में एजियन सी, पश्चिम में आयोनियन सी और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। ये देश अपनी स्थलीय सीमा अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की और नॉर्थ मकदूनिया से साझा करता है। माउंट ओलंपस ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्राचीन ग्रीस के लोग इसे होम ऑफ गॉड्स की संज्ञा देते थे। ग्रीस की संसद को विली कहते हैं। संसद में 300 सदस्यों वाला एक ही सदन है। ग्रीस साल 1981 से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ग्रीस अपने प्राचीन दार्शनिक प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और पाइथागोरस के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम में ग्रीस को लोकतंत्र की जन्मभूमि के तौर पर जानते हैं। ग्रीक्स को ओलंपिक गेम्स और थिएटर के आविष्कार के लिए भी जाना जाता है। भारत और ग्रीस के कूटनीतिक रिश्ते साल 1950 से हैं। दोनों ही देश यूएन रिफॉर्म और साइप्रस के मुद्दे पर एक राय रखते हैं। आइए आगे बढ़ें, उसके पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू कर चुकी है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो चुकी है। ये बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस भी इस कोर्स में शामिल है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने MPLADS योजना के संबंध में संसद में जानकारी पेश की। MPLADS की नई गाइडलाइंस के मुताबिक MPLADS के फंड को शिक्षा से जुड़े IT सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। MPLADS यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को लागू करने की जिम्मेदारी MOSPI के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट डिवीजन के पास है। योजना के तहत सांसदों को हर साल 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है। इस फंड के उपयोग में सांसद अपनी पसंद के कार्यों के लिए सिफारिश कर सकते हैं। लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जिला प्राधिकरण को खर्च की सलाह देते हैं। वहीं राज्यसभा सांसदों द्वारा इस राशि के प्रयोग की सलाह उस राज्य में दी जाती है जहां से वे चुने गए हैं। वहीं राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सांसद पूरे देश भर में कहीं भी कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। राजस्थान असेंबली ने राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल पारित किया है।
ये बिल गिग वर्कर्स के कुछ अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात करता है। इनमें सामाजिक सुरक्षाओं तक पहुंच, राज्य में रजिस्टर्ड होना और शिकायतों को सुना जाना जैसे अधिकार शामिल हैं। बिल में गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की बात कही गई है। इसके अलावा एग्रीगेटर्स को गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए फी भी चुकानी होगी। अगर एग्रीगेटर्स ऐसा करने में फेल होते हैं तो 12% सालाना ब्याज की दर से पेनाल्टी चुकानी होगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस कदम को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। साथ ही पहली बार किसी सरकार ने खास तौर पर गिग वर्कर्स के प्रति जिम्मेदारी दिखाई है। आपको बता दें कि गिग शब्द म्यूजिक की दुनिया से आया है, जहां पर परफॉर्मर्स शॉर्ट टर्म या सिंगल टाइम के लिए वेन्यू बुकिंग करते हैं, जिसे गिग्स कहा जाता है। गिग वर्कर से मतलब सर्विस सेक्टर के ऐसे एम्प्लॉयज से है जो कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांस बेस्ड काम करते हैं। गिग वर्कर्स के पास कई तरह की स्वतंत्रताएं होती हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, काम के घंटे अपने मुताबिक चुनना, क्लाइंट चुनने की सहूलियत इत्यादि। इस तरह की व्यवस्था में काम करने की कई सहूलियतों के साथ चुनौतियां भी हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल ना होना, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव आदि का अभाव। बीते वक्त में जोमेटो, स्विगी, ओला जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स की कई समस्याएं सामने आईं। तब से ही इनके लिए विशेष कानून की मांग की जा रही है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है? संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। गिग वर्कर्स मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, रास बिहारी घोष या फिर A.O. ह्यूम। सही जवाब है इसका विकल्प बी। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR की अवधारणा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 से शासित होती है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए, केवल पहला कथन सही है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है। 25 जुलाई को हर साल IVF डे मनाया जाता है। 25 जुलाई को यह दिन मनाए जाने के पीछे की वजह है, साल 1978 में इसी दिन दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। इस दिन को इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना कर रहे उन तमाम कपल्स के लिए भी मनाया जाता है जिन्हें IVF की बदौलत इससे निजात मिली। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक प्रकार है, जो कि इनफर्टिलिटी की समस्या से निपटने का एक तरीका है। इसमें मेडिसिन और सर्जिकल तरीकों का प्रयोग करके एग को फर्टिलाइज किया जाता है। साथ ही फर्टिलाइज एग को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। IVF को लेकर एक मिथ है कि इसका प्रयोग केवल फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए किया जाता है, जबकि IVF का प्रयोग मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी किया जाता है। इनफर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्राकृतिक तरीके से चाइल्ड को कंसीव नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि भारत में फर्टिलिटी रेट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ स्टडीज सर्वे 5 के मुताबिक भारत में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है, जो कि अभी तक की सबसे कम रेट है। अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 27.5 मिलियन मैरिज कपल इनफर्टिलिटी से प्रभावित हैं। यह आंकड़ा कुल मैरिड कपल्स का 10 से 15% है। विशेषज्ञों के मुताबिक मोटापा और डायबिटीज कपल्स में इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। मोटापे के चलते महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रभावित होता है, जिससे इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। वहीं पुरुषों में मोटापा लो स्पर्म काउंट के लिए जिम्मेदार है। WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष UAE के मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड थानी अल जायदी को नियुक्त किया गया है। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में WTO के 164 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो आमतौर पर हर 2 साल में एक बार मिलती है। WTO देशों के बीच व्यापार के नियमों में डील करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों के बीच व्यापार को सुगम बनाना है।
स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित ये संस्था 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आई थी। इसका गठन उरुग्वे राउंड की वार्ता से हुआ था। इसके 164 सदस्य देश हैं जो कि वैश्विक व्यापार में 98% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल नागोंजी ओकोंजो-इवेला हैं। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना को दोहरा दें कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो चुकी है। बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। बैच में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, अमृत लाइव। इसके बाद आपको ये कोर्स 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मणिपुर में चल रहा विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। केंद्र सरकार 3 बिल लेकर आई है जिनमें पहाड़ी, गद्दा ब्राह्मण और कोली समुदाय को जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात की गई है। इसके अलावा वाल्मीकि समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात कही गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीर पंजाल वैली में एक रैली के दौरान पहाड़ी समुदाय को ST की लिस्ट में शामिल करने की बात कही थी। पीर पंजाल वैली गुज्जर और बकरवाल समुदायों का भी रिहायशी इलाका है। उन्हें J&K में पहले से ST का दर्जा हासिल है। गुज्जर और बकरवाल एक नोमैडिक ट्राइब यानी खानाबदोश समूह है। गुज्जर बकरवाल समुदाय ने संविधान में जनजातियों के हितों के लिए किए गए प्रावधानों को संरक्षित करने की बात कही है। संविधान में जनजातियों के संरक्षण के लिए NCST यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि NCST एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338A के जरिए किया गया है। इस अनुच्छेद को संविधान में 89वें संशोधन अधिनियम 2003 से जोड़ा गया था। इजराइल सरकार जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर एक बिल लेकर आई है। इस बिल ने इजराइल के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बहुत हद तक सीमित कर दिया है। सरकार के मंत्रियों द्वारा लिए गए डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उलटने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इजराइल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास लीगल स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस के जरिए विधि निर्माताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को बदलने की शक्ति थी। लीगल स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों में किया जाता है। इस अवधारणा में अदालत किसी निर्णय को अनुचित मानती है जब अदालत को लगता है कि यह निर्णय सभी कारकों को उचित महत्व दिए बिना या फिर गैर जरूरी कारकों को अधिक महत्व देते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में स्थित इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यूरोपियन देश इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट कंट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल इकलौता देश है जहां पर बहुसंख्यक यहूदी जनसंख्या पाई जाती है। इजराइल अपनी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से साझा करता है। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से सीमा साझा करता है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट से सटा हुआ क्षेत्र है। गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच विवादित क्षेत्र है। 1981 में इजराइल ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि इजराइल के इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। तो आज बुलेटिन खत्म करने के पहले एक नए सेगमेंट की शुरुआत हम कर रहे हैं जिसका नाम है रैपिड न्यूज़। रैपिड न्यूज़ में आज दिन भर की कुछ ऐसी खबरों को शामिल किया गया है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत संक्षेप में है। तो आइए सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। ये एयरपोर्ट गुजरात के नज़दीक हीरासर में स्थापित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड से मतलब ऐसे प्रोजेक्ट से है जहां पर पहले से कोई अवसंरचना मौजूद ना हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना लोगो ब्लू बर्ड से बदलकर X कर दिया है। गौरतलब है कि ट्विटर का मालिकाना हक एलन मस्क के पास आने के बाद से इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। ब्लू टिक पर फी और पोस्ट रीडिंग सीमित करना जैसे कई बदलाव इसमें अहम है। ट्विटर सैन फ्रांसिस्को स्थित एक सोशल मीडिया कंपनी है। इसका गठन साल 2006 में जैक डॉर्सी, नोग्लास बेजस्टोन और एवान विलियम्स के द्वारा किया गया था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान को हराया है।
मणिपुर में हुई हिंसा के बाद 0 एफआईआर के कई मामले दर्ज किए गए हैं। 0 एफआईआर से मतलब है जब किसी कथित अपराध के लिए एफआईआर उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाए जो क्षेत्र उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। इस एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन कोई रेगुलर नंबर नहीं जारी करता, उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2023 का शुभारंभ करेंगे। ये एग्जीबिशन 28 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक रहेगी। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रही इस एग्जीबिशन का मकसद सेमीकंडक्टर के प्रोसेस के बारे में सूचना देना और इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति को बताना है। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश में लीगल स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस की अवधारणा को समाप्त करने के लिए बिल लाया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएसए या फिर कनाडा? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। WTO देशों के बीच व्यापार के नियमों में डील करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? सही जवाब है इसका विकल्प डी। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। गिग वर्कर्स मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। गिग वर्कर्स मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन देश कारगिल वॉर में शहीद हुए और वीरता से लड़े अपने सैनिकों को याद करता है। कारगिल वॉर साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इंडियन आर्मी ने इस दौरान ऑपरेशन विजय चलाया था, जिससे कारगिल में स्थित टाइगर हिल को रिकैप्चर किया जा सके। कारगिल की लड़ाई 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। इस दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था। उस वक्त भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। पाकिस्तान ने फरवरी 1999 में हुए लाहौर डिक्लेरेशन को तोड़ा था। 14 जुलाई को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया था। 26 जुलाई को कारगिल वॉर को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख के संघ शासित प्रदेश बनने के बाद कारगिल अब लद्दाख का एक जिला है। लोकसभा ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022 पारित कर दिया है। ये बिल लोकसभा में दिसंबर 2022 में पेश किया गया था, जिसे बाद में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2023 में सौंपी थी। इसके बाद जुलाई 2023 में लोकसभा ने बिल पारित कर दिया है। ये बिल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 को संशोधित करता है। ये बिल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के गठन की बात करता है, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बोर्ड्स के चुनावों को आयोजित और सुपरवाइज कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को शेयर रिडेम्पशन करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। साथ ही कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की बात कही गई है। ये फंड सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल होगा। इस फंड की फाइनेंसिंग लाभ में चल रही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा की जाएगी। सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 32वें नंबर का विषय हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए साल 2012 में सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। यह संविधान संशोधन अधिनियम 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के जरिए संविधान में 3 प्रमुख बदलाव हुए। पहला बदलाव है, सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके जरिए अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। दूसरा, संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तीसरे बदलाव में संविधान में भाग 9(b) जोड़ा गया। इस भाग को सहकारी समितियां नाम दिया गया। इसमें 243(zh) से लेकर 243(zt) तक के अनुच्छेद शामिल हैं। बहरहाल जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9(b) के एक हिस्से को रद्द कर दिया था।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब भाग 9B उन्हीं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू होगा जो एक से अधिक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में काम करती हैं। कोर्ट ने माना कि अब एक ही राज्य में काम करने वाली सहकारी समितियों पर भाग 9B के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि पहले से राज्य सूची में शामिल होने के कारण ये राज्यों का अनन्य अधिकार है कि वे इन्हें शासित करने के लिए अपने कानून बनाएं। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो चुकी है। बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। बैच में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, अमृत लाइव। इसके बाद आपको ये कोर्स 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लोकसभा में आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दरअसल विपक्षी दल मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री का सदन में बयान चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया। हम जानेंगे इसमें कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब वह प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदन में बहुमत में हो। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस सामूहिक जिम्मेदारी की टेस्टिंग के लिए लोकसभा के नियमों में जिस मैकेनिज्म की बात की गई है उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा का कोई भी सांसद जिसे 50 सांसदों का समर्थन हासिल हो किसी भी वक्त पर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव पर डिस्कशन के बाद वोटिंग कराई जाती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। वर्तमान सरकार के पास लोकसभा में 332 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो ऐसी संभावना बहुत कम है। 26 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम मनाया जाता है। इस दिन का मकसद मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। मैंग्रोव इकोसिस्टम एक विशेष, यूनिक और सुभेद्य इकोसिस्टम है। मैंग्रोव छोटे पेड़ या झाड़ियां होते हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इनकी जड़ें सॉल्टी सेडिमेंट्स या फिर समुद्री पानी के अंदर होती हैं। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी चरम मौसम की स्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें कम ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत होती है, लेकिन ये निम्न तापमान पर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आमतौर पर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोस्टल डिफेंस में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल इनकी व्यापक तौर पर फैली जड़ें समुद्री तूफानों और ज्वार भाटा के दौरान उखड़ती नहीं हैं। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के मुताबिक मैंग्रोव को काटने पर कार्बन पर्यावरण में उत्सर्जित होता है, इसलिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इनका महत्वपूर्ण रोल है और इन्हें संरक्षण करना जरूरी है। मैंग्रोव वृक्ष की प्राकृतिक मौत के बाद ये कार्बन को मिट्टी में स्टोर कर देते हैं, जिसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल से एक नए सेगमेंट की शुरुआत की है, जिस सेगमेंट का नाम है रैपिड न्यूज़। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसे स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो आइए रैपिड न्यूज़ पर नजर डालते हैं। एस फांगनॉन कोन्याक राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बन गई हैं। इससे पहले वे राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला सांसद बनने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को राष्ट्र को IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर समर्पित किया। IECC की स्थापना प्रगति मैदान नई दिल्ली में की गई है। इस विश्व स्तरीय अवसंरचना का मकसद मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन की मेजबानी करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा के बाद से हिंदू अविभाजित परिवार के टैक्स बेनिफिट पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस पर वित्त मंत्रालय ने संसद में जवाब दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में तकरीबन 8.76 लाख हिंदू अविभाजित परिवार टैक्स भरते हैं। अभी तक UCC के तहत इन पर क्या असर होगा, इसका असेसमेंट नहीं किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह 27 जुलाई को अमृत महोत्सव के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर पहल लॉन्च करेंगे। देश भर के लिए शुरू की जा रही ये पहल संस्कृति मंत्रालय के नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के तहत शुरू की जा रही है।
PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 के बीच बेरोजगारी दर 4.1% रही। PLFS को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, अनुच्छेद 43B में प्रावधान है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान, सहकारी समितियां या फिर पंचायती राज। अगला प्रश्न है, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस कराया था कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? मैंग्रोव अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं न जाते हैं। दूसरा, मैंग्रोव भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। तीसरा, मैंग्रोव के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा, मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में किस देश में लीगल स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस की अवधारणा को समाप्त करने के लिए बिल लाया गया है? ऑप्शंस थे ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, USA या फिर कनाडा। सही जवाब है विकल्प बी यानी इजराइल। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। WTO देशों के बीच व्यापार के नियमों में डील करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ राजस्थान के सीकर से किया। ये केंद्र कृषि संबंधी सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप का काम करेंगे। दरअसल भारत सरकार गांव, ब्लॉक और जिला के स्तर पर मौजूद फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स को मॉडल फर्टिलाइजर शॉप्स में तब्दील कर रही है। इन्हें ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र नाम दिया जाएगा। ये केंद्र एग्री इनपुट्स, मिट्टी, बीज की टेस्टिंग फैसिलिटीज और सरकारी योजनाओं के संबंध में सूचनाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गोल्ड यूरिया भी लॉन्च किया। गोल्ड यूरिया से मतलब है सल्फर कोटेड यूरिया। ये वर्तमान में प्रयोग की जा रही नीम कोटेड यूरिया की तुलना में ज्यादा सस्ती और प्रभावी है। ये मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने का काम करेगी। इससे उत्पादन और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के पुलिस के रूप में अस्तित्व में आई थी, जो कि 28 दिसंबर 1949 को CRPF एक्ट के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। CRPF को तत्कालीन प्रिंसली स्टेट्स में चल रहे विद्रोह और राजनीतिक असंतोष के चलते गठित किया गया था। गौरतलब है कि CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में असम राइफल्स, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल शामिल है। CRPF का ध्येय है कि वह संविधान को सर्वोपरि बनाए रखते हुए प्रभावशाली और दक्षतापूर्ण तरीके से विधि व्यवस्था, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने में सरकार को समर्थ बनाए, जिससे राष्ट्रीय अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे और सामाजिक सौहार्द तथा विकास का मार्ग प्रशस्त हो। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो चुकी है। बैच हिंदी में है, साथ ही इंग्लिश और इंग्लिश में तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसके मुताबिक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वर्तमान मौजूद 50% रिजर्वेशन में किसी का भी लाभ उठा सकते हैं।
यहाँ पर 4 तरह के रिजर्वेशन की बात की जा रही है। इसमें SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति, SC BC यानी सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोग और EWS यानी आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को मिला रिजर्वेशन शामिल है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति मौजूदा आरक्षण में से किसी एक कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए एक अलग कैटेगरी के तौर पर रिजर्वेशन मेंशन नहीं किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दिया है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग की तरह ट्रीट करने का प्रयास किया जाए। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और लोक सेवाओं में उनकी मौजूदगी मौजूदा आरक्षण के लाभ के द्वारा उन तक पहुंचे। सरकार ने इसी आदेश के उल्लंघन के लिए दायर की गई याचिका पर जवाब दिया है। साल 2020 में सरकार ने नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स लॉन्च किया है। इसके मुताबिक देश में ट्रांसजेंडर पर्सन्स की ठीक ठाक संख्या मौजूद है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक तकरीबन 4.8 लाख लोगों ने जेंडर में अदर को चुना है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। दरअसल सरकार ने FATF रिव्यू के चलते ईडी प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट का यह निर्णय इसी संबंध में आया है। ईडी यानी डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वित्त मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है। यह देश में द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा और द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। बीते कुछ वक्त से देश में आर्थिक अपराध करके भागे हुए लोग विदेशों में शरण लेने लगे हैं। उसके बाद से सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 पारित किया। 21 अप्रैल 2018 से ईडी के पास इसे लागू करने की भी जिम्मेदारी है। वर्तमान में ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा हैं। चलिए अब बारी है रैपिड न्यूज की। आइए देखते हैं आज क्या खास है रैपिड न्यूज में। पश्चिम बंगाल सरकार ने इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम के मौके पर मैंग्रोव सेल बनाने की घोषणा की है। ये सेल मैंग्रोव के प्लांटेशन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। पश्चिम बंगाल में भारत के 40% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर बांस की बनी फेंसिंग लगाने की घोषणा की है। ये पायलट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। इसे बाहुबली नाम दिया गया है। इसे स्टील के विकल्प के तौर पर शुरू किया जाएगा। ये विकल्प इको फ्रेंडली भी है, साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को राष्ट्र को IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर समर्पित किया। IECC की स्थापना प्रगति मैदान नई दिल्ली में की गई है। रूस और बेलारूस को ओलंपिक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। 2024 में ओलंपिक पेरिस में आयोजित होना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने साफ किया कि रूस और बेलारूस को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। हालांकि रूस और बेलारूस के एथलीट न्यूट्रल तौर पर यानी बिना किसी देश के झंडे के शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब रैपिड न्यूज के बाद देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मैंग्रोव सेल का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान समृद्धि केंद्र एग्रीकल्चरल इनपुट्स और सूचनाएं मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार हैं। यूरिया गोल्ड सल्फर से समृद्ध है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, अनुच्छेद 43B में प्रावधान है निःशुल्क विधिक सहायता, समान काम के लिए समान वेतन, सहकारी समितियां या फिर पंचायती राज। सही जवाब है विकल्प बी। अगला सवाल मैंने पूछा था, 2004 की सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन था, मैंग्रोव अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं न जाते हैं। दूसरा, मैंग्रोव भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। तीसरा, मैंग्रोव के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा, मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी।
28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। साल 2023 की थीम वन लाइफ वन लिवर रखी गई है। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर का इन्फ्लेमेशन। लिवर शरीर का अहम अंग है जो कि पोषक तत्वों को संसाधित करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और संक्रमण से लड़ता है। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल, टॉक्सिन्स, कुछ दवाओं और कुछ मेडिकल कंडीशंस के चलते हेपेटाइटिस हो सकता है। आमतौर पर यह वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। ये वायरस 5 तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें हेपेटाइटिस ए और बी दोनों के लिए वैक्सीन मौजूद है, लेकिन सी के लिए नहीं है। हेपेटाइटिस डी के लिए भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन ये उन्हीं लोगों को होता है जो हेपेटाइटिस बी से जूझ रहे होते हैं। हेपेटाइटिस डी को डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 28 जुलाई 2018 को नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था। यह वायरल हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन और कंट्रोल के मकसद से लाया गया था। SDG 3.3 में वायरल हेपेटाइटिस को साल 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कन्वेंशन ऑन सोफिज्म, ब्रिज बिटवीन कम्युनिटीज आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस को JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की परंपराओं पर सूफीवाद के प्रभाव को अहम बताया। उन्होंने माना कि सूफीवाद जीवन की एक शैली है जो कि सांप्रदायिक सौहार्द, प्रेम और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देने का काम करती है। दरअसल इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में खिलाफत के बढ़ते विषय के विरुद्ध कुछ लोगों का झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ हुआ। इन्हें सूफी कहा गया। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इन्होंने मुक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। 12वीं शताब्दी तक सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते को बताती है। इस्लामिक ग्रंथों में सूफीवाद के लिए तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कुछ विद्वानों के मुताबिक सूफी शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफ से मतलब उस खुरदुरे ऊनी कपड़े से है जिसे सूफी लोग पहनते हैं। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है और नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 को शाम को 6 बजे से हो चुकी है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस होगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इस कोड के इस्तेमाल से आपको ये कोर्स केवल 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। भारत सरकार और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $200 मिलियन के लिए एक समझौता हुआ है। इस लोन का प्रयोग राजस्थान में शहरी सुविधाओं को बढ़ाने के मकसद से किया जाएगा। लोन को राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए खर्च किया जाएगा। साथ ही राजस्थान के विनिर्माण उद्योगों के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का भी गठन किया जाएगा। ADB की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ADB में वर्तमान में 68 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मंडलियोंग सिटी में स्थित है। ADB का गठन 1966 में हुआ था। भारत ADB का सदस्य साल 1966 से ही है। भारत ADB का एक अहम भागीदार है। ADB एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करती है। लद्दाख के पारकाचिक ग्लेशियर में 3 नई झीलें बनने की संभावना बन रही है। पारकाचिक ग्लेशियर लद्दाख हिमालय के सुरु नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। ये झीलें सब ग्लेशियल ओवर डीपनिंग की वजह से बन सकती हैं। सब ग्लेशियल ओवर डीपनिंग ग्लेशियर्स द्वारा अपर्दित किए गए बेसिन्स और वैलीज की विशेषता है। दरअसल वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने हाल ही में एक शोध किया था, जिसमें दावा किया गया है कि पारकाचिक ग्लेशियर में कुछ मॉर्फोलॉजिकल और डायनेमिक चेंजेस देखे गए हैं।
ये शोध एनल्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी जर्नल में छपा हुआ है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डेटा का प्रयोग किया था। शोध में बताया गया है कि 1971 से 2021 के बीच लगातार ग्लेशियर रिट्रीट हुआ है। ग्लेशियर रिट्रीट से मतलब है ग्लेशियर का पीछे हटना। सैटेलाइट इमेज से लग रहा है कि लगातार हो रही ग्लेशियर रिट्रीट के चलते यहां भविष्य में 3 झीलों का निर्माण हो सकता है। इस तरह बनी झील को प्रोग्लेशियल लेक कहा जाता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। म्यूजियम को युग युगीन भारत नाम दिया जाएगा। यह म्यूजियम भारत के 5000 सालों का इतिहास बताएगा। यूएसए ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया है। इस मौके पर हुई फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में यूएसए की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन शामिल हुईं। साल 2017 में यूएसए ने इजराइल के साथ हो रहे भेदभाव के आरोपों के चलते यूनेस्को को छोड़ने की बात कही थी। साल 2018 में यूएसए ने यूनेस्को को आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ किया। इस पहल का मकसद भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है, साथ ही इस क्षेत्र में हुई प्रोग्रेस को दिखाना है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, पारकाचिक ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस लीवर की सूजन से संबंधित है। यह वायरस से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस ए और बी दोनों के लिए वैक्सीन मौजूद है, लेकिन सी के लिए नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, हाल ही में मैंग्रोव सेल का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा? सही जवाब है विकल्प बी यानी पश्चिम बंगाल। अगला सवाल पूछा था मैंने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान समृद्धि केंद्र एग्रीकल्चरल इनपुट्स और सूचनाएं मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। यूरिया गोल्ड सल्फर से समृद्ध है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही हैं।